हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो 23-24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? 23-24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक। तो ये कहाँ आयोजित हुई है? 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक तो ये 21 मई को ब्राजील की अध्यक्षता में ब्राजील में आयोजित की गई है। ठीक है, 21 मई को ब्राजील में आयोजित हुई है। ठीक है, और इसकी थीम थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूती। तो 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक की थीम क्या थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूती। और इसके प्रमुख परिणाम देख लेते हैं क्या क्या थे। तो विश्व व्यापार संगठन में सुधार और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने पर ब्रिक्स घोषणा पत्र जारी किया गया। ब्रिक्स डेटा, अर्थव्यवस्था, शासन समझ। ठीक है, और तीसरा है ब्रिक्स व्यापार और सतत विकास कार्यक्रम। तो ये इसके प्रमुख परिणाम थे। और भारत है वो वर्ष 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभालेगा। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। अगला है एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान। ठीक है, तो ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। 22 मई को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में प्रारंभ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस से के अवसर पर ये शुरू किया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान प्रारंभ किया गया है। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के साथ संरेखित है। ठीक है, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसके साथ ये संरेखित है। और इस अभियान के मुख्य विषय क्या क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता और समर्थन। दूसरा है एकल उपयोग प्लास्टिक सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग और उत्पादन में कमी करना। तीसरा है प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, निपटान और पुनर्चक्रण के माध्यम से एकल उपयोग प्लास्टिक सहित प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना। और चौथा है एकल उपयोग प्लास्टिक के लिए दीर्घकालिक विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, तो इस अभियान के अंतर्गत ये गतिविधियां की जाएंगी। अगला है सिंगापुर के नए मंत्रिमंडल में शामिल भारतीय मूल के मंत्री। तो हाल ही में सिंगापुर के नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो इसमें भारतीय मूल के कुछ लोगों को शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन है वो। तो मई में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएपी ने 97 निर्वाचित संसदीय सीटों में से 87 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो वहां की कौन सी पार्टी ने उसमें सीटें जीती हैं? तो सत्तारूढ़ अभी भी इसी का शासन था, और पीपुल्स एक्शन पार्टी तो अभी भी फिर से चुनाव इन्होंने जीता है, पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएपी ने। और टोटल 97 सीटें थी, उसमें से 87 सीटें पीएपी ने जीत ली है। पुनर्गठित मंत्रिमंडल में शामिल भारतीय मूल के मंत्री कौन कौन से हैं? पहले हैं के षणमुगम, ये गृह मंत्री थे, इनको फिर से गृह मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी भी बनाया गया है। अगले हैं वीवीएन बालाकृष्णन, इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। इंद्राणी राजा, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री बनाया गया है। और नेक्स्ट है मुरली पिल्लई, इनको कानून और परिवहन का वरिष्ठ राज्य मंत्री बनाया गया है। और जनील पुथुचेरी, इनको शिक्षा, स्थिरता और पर्यावरण का वरिष्ठ राज्य मंत्री बनाया गया है। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। ठीक है, पीएपी के लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी में पोलियो का प्रकोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम
प्रशांत में स्थित है ये, ठीक है। और ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है पापुआ न्यू गिनी। तो इसमें वाइल्ड पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है WHO ने। वर्ष 2000 में पापुआ न्यू गिनी को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रकोप दोबारा फैला है। वर्तमान में वाइल्ड पोलियो वायरस केवल 2 देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही स्थानिक है, ठीक है। केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही इसका प्रकोप देखा जा रहा है अभी, ठीक है। तो WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1988 में पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GEPI 1988 में शुरू की गई थी। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GEPI 1988 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और पोलियो रोग के बारे में देख लेते हैं। तो पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक वायरल बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है, ठीक है। इसका वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस। ये मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। यह शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पक्षाघात का कारण बनता है, ठीक है। तो पक्षाघात हो जाता है पोलियो से पीड़ित व्यक्ति को। संक्रमित व्यक्ति के मल या खांसने या छींकने के दौरान निकले कणों के संपर्क में आने से फैलता है और यह वायरस है, ये मानव की आंत में बढ़ता है। और भारत है तो भारत ने 2014 में खुद को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। तो भारत ने 2014 में पोलियो का उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनको दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट है, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नवा सदस्य बना है, ठीक है। तो NDB का नवा सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये 5 ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। और ब्रिक्स है तो ब्रिक्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील, ये ब्रिक्स शब्द उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसमें पहले ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और वर्ष 2009 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद में पहले ब्रिक हुआ करता था, उसके बाद में ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में NDB को स्थापित किया गया था। और NDB का मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में है, ठीक है। और इसके सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये इसके फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद में बांग्लादेश जुड़ा, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया। तो अब NDB के जो सदस्य हैं वो अल्जीरिया नवा सदस्य इसका बन गया। टोटल 9 सदस्य इसके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, 6 नए स्थल खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में शामिल किए गए हैं। तो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां हैं, उसमें 6 नए स्थलों को अभी शामिल किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। तो पहली है ब्राजील में एरवा मेट पौधे के लिए एक पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली। दूसरी है चीन में मोती मसल्स, एक प्रकार के मोलस्क की खेती, ठीक है। तीसरी है सफेद चाय। चौथी है नाशपाती के लिए विशेषीकृत कृषि प्रणालियां। तो ये तीनों मोती मसल्स, सफेद चाय और नाशपाती के लिए विशेष कृषि प्रणालियां ये चीन की हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मेक्सिको में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता को संरक्षित करने वाली पैतृक प्रणाली। और लास्ट है स्पेन के लैंजारोटे द्वीप के ज्वालामुखीय परिदृश्य में एक विशिष्ट कृषि प्रणाली। तो इन 6 कृषि प्रणालियों को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में शामिल किया गया है। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां क्या हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत पारिवारिक किसानों और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को कमजोर करने वाली खतरनाक वैश्विक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में 2002 में सतत विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, ठीक है। तो पारंपरिक किसान और पारंपरिक कृषि प्रणालियां हैं, उनको बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी
सतत विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में, ठीक है, वर्ष 2002 में। और वर्तमान में 28 देशों में 95 वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों की साइट हैं, ठीक है। टोटल 95 साइट हैं। भारत में 3 है। कौन कौन सी है? कश्मीर की केसर विरासत, ठीक है, कश्मीर में जो केसर की कृषि की जाती है। दूसरी है कोरापुट पारंपरिक कृषि, ये ओडिशा की है। और तीसरी है कुटनाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली, ये केरल में है, ठीक है। तो भारत में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में 3 शामिल हैं भारत से, ठीक है। कौन कौन सी? कश्मीर की केसर विरासत, और कोरापुट पारंपरिक कृषि ओडिशा की, और कुटनाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली केरल की। और टोटल कितनी है? 95 साइटें हैं। अगला है विधायक कंवरलाल मीणा राजस्थान विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया इनको, ठीक है। विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो राजस्थान विधानसभा से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को एक आपराधिक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इनको अभी एक आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। सरपंच चुनाव के दौरान उन्होंने एक उप मजिस्ट्रेट पर पिस्तौल तान दी थी, तो इसके लिए इनको अभी 3 साल की सजा सुनाई गई है। ये बारां जिले के अंता निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अंता विधानसभा से विधायक थे, बारां जिले में पड़ता है अंता, ठीक है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का पार्टीवार प्रतिनिधित्व देखते हैं। राजस्थान 200 टोटल सीटें कितनी है राजस्थान विधानसभा में? 200 सीटें हैं, ठीक है। तो उसमें किस पार्टी के पास कितनी सीटें वो देखते हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी बाप के पास हैं 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 118 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 66 सीटें, स्वतंत्र 8, राष्ट्रीय लोकदल की 1 है और रिक्त 1 है, ठीक है। तो टोटल 200 सीटें हैं, उसका ये वर्गीकरण है। अब विधायकों की अयोग्यता के बारे में देखते हैं। तो भारत में विधानसभा के सदस्य एमएलए की अयोग्यता मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 151, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 1985 है, उसके द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 191 के द्वारा, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। तो अभी वाली जो अयोग्यता है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तथा 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति कारावास की अवधि तथा अतिरिक्त 6 वर्ष की सजा के लिए अयोग्य हो जाता है, ठीक है। तो जितने साल की सजा सुनाई गई है, जैसे इनको अभी 3 साल की सुनाई गई है, तो 3 साल के बाद 6 साल और, टोटल 9 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।